अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैं अपलोड्स करता हूँ, जो भी मैं टिप्स डालता हूँ वो आपको पसंद आती हैं। तो गाइस, जिन लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में मेरी ऑडियोज़ को, मेरे टिप्स को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ भेजना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आप लोगों को फिजिबल लगे अपनी स्टोरीज़ को भेजें। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें अबरार साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि 2010 और 11 में जब इनके फादर की जॉब छूट गई थी, इनके फादर क्राइसिस में थे, तो जो इनके मामू थे वो भी एक किराए के घर में रहते थे, इनके फादर भी किराए के घर में रहते थे। तो इनके मामू ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग एक घर ले लेते हैं जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके कोऑपरेट करें, मिलके किराया दे दें। कुछ आसानी मेरे फादर के लिए भी हो जाए, कुछ आसानी मेरे मामू के लिए भी हो जाए। तो उसी वजह से मेरे मामू ने, मेरे फादर ने मुख्तलिफ घरों का विज़िट करना शुरू किया, घर तलाश करना शुरू किए। मेरे जो मामू थे बेसिकली मेरे फादर को सपोर्ट करना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो इज़्ज़त से सपोर्ट करें। लिहाजा उन्होंने ये जानबूझ के इस तरह का सिलसिला शुरू किया था कि मिल के किराया दे देंगे या मिल के ख़र्चा अफोर्ड कर लेंगे। बेसिकली जो मेरे मामू थे वो मेरे फादर की या हमारी फैमिली की सपोर्ट करना चाहते थे। किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि मेरे मामू ने और मेरे फादर ने मुख्तलिफ इलाकों में घर देखना शुरू किए। इसी तरह नॉर्थ कराची का एक इलाका है सर सैयद टाउन, वहाँ पे इन लोगों ने घर देखा और ये जो घर था मेरे मामू और मेरे फादर देख के आ चुके थे। अब इन लोगों ने डिसाइड किया था कि पहले हमें यानी हमारी फैमिली को दिखा दें, जो भी ख़वातीन वगैरह हैं, अगर उनको ये घर पसंद आ जाता है तो ये घर हम किराए पे ले लेंगे और मिल के फिर यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर लेंगे। खैर, ये हमारी फैमिली को, हम सबको लेके, मामू की फैमिली को लेके रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे उस घर में पहुँचे और स्टेट एजेंट का वेट करने लगे। तकरीबन 15 मिनट वेट करने के बाद वो जो स्टेट एजेंट था वो आया, उसने ताला खोला और उसके बाद हम लोगों को घर दिखाना शुरू किया। घर में हम जैसे ही एंटर हुए तो इस घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे 4 कमरे मौजूद थे और ये जो 4 कमरे थे ये एक दूसरे से मिले हुए थे और इनके जो साइड का एरिया था यानी इनकी जो बैक थी वहाँ पे एक छोटी सी गैलरी मौजूद थी। अब ये जो गैलरी थी ये इतनी कंजस्टेड थी कि एक वक्त में यहाँ से एक शख्स ही गुजर सकता था। खैर, जब हम एंटर हुए, एंटर होने के बाद हमने घर देखा, ग्राउंड फ्लोर देखा तो हम लोगों की समझ में आ गया। लिहाजा उसके बाद रस्मी तौर पे हम लोगों ने सोचा कि छत पे आते हैं, वहाँ पे भी 2 कमरे मौजूद हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। और फिर इस तरह जो भी हमारी फैमिली थी वो सारे के सारे एक एक करके छत की तरफ बढ़ने लगे। छत की तरफ जब हम जा रहे थे, मैं सबसे आगे चल रहा था। जैसे ही मैं छत के ऊपर एंटर हुआ तो एंटर होते ही सामने 2 कमरे मौजूद थे, उन 2 कमरों के ऊपर भी एक छत मौजूद थी। खैर, जैसे ही मैं छत के ऊपर एंटर हुआ तो एंटर होने के बाद मेरी जो नज़र थी वो 2 कमरों पे पड़ी और 2 कमरों को देखने के बाद वो जो उसके ऊपर छत थी वहाँ पड़ी। ये बताते हैं कि मैंने देखा कि वो जो ऊपर वाली छत है वहाँ पे एक औरत या लड़की है जो खड़ी हुई है। मुझे उसकी बैक साइड नज़र आ रही है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद उसने कोई काले कलर का बुर्का पहना हुआ है या कोई काला ड्रेस पहना हुआ है और वो ऊपर की तरफ देख रही है। मैं क्योंकि बाकी तमाम फैमिली मेम्बर्स से तकरीबन 10 सेकंड पहले ऊपर पहुंच चुका था, तो ये जो 10 सेकंड थे, इन 10 सेकंड्स के अंदर मुझे वो औरत या वो लड़की नज़र आई और जैसे ही मेरे बाकी घर वाले ऊपर आए या उन्होंने बोलना शुरू किया या छत पे कदम रखा तो ऐसा लगा वो जो लड़की थी जो मुझे अभी नज़र आई थी वो देखते ही देखते गायब हो चुकी है। अब ये मेरा उस घर के अंदर इन मखलूक़ात से पहला एनकाउंटर था। खैर, घर वालों ने छत देखी, कमरे चेक किए, उसके बाद डन हो गया, एडवांस वगैरह की, किराए की बात की गई और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि 3-4 दिन के अंदर अंदर हम सारे के सारे लोग यहाँ पे सेटल हो जाएंगे और यहाँ मिलके हम लोग रहा करेंगे। खैर, अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों ने अपना सामान उस घर के अंदर शिफ्ट किया और जब हमने अपना सामान शिफ्ट किया तो उसके बाद इसकी सफाई शुरू कर दी। सफाई करने के बाद फाइनली सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आ गए और सेटलमेंट अंजाम पाई। अब मेरे जो मामू थे उनके 2-3 बच्चे थे, हमारी फैमिली में भी 2-3 बच्चे थे, तो हम लोगों की आदत थी हम मिलके खेलते थे, बहुत ज़्यादा शोर करते थे, ख़ास तौर पे रात के टाइम में छुपन छुपाई खेलते थे। तो वैसे ही एक रात थी और इस घर में आए हुए तकरीबन हमें 8-10 दिन हो चुके थे।
तो हम सारे के सारे जितने भी कज़न्स थे छुपन छुपाई खेल रहे थे। अब ये बताते हैं कि मेरी बारी थी, मुझे सब लोगों को तलाश करना था। तो मेरे जितने भी कज़न्स थे मुख्तलिफ जगहों पे जाके छुप चुके थे। बारी बारी मैं सबको तलाश कर रहा था। सबसे पहले मैंने ग्राउंड फ्लोर पे देखना शुरू किया, सारे के सारे कमरे चेक किए। इन चारों कमरों में मेरा कोई भी कज़न मौजूद नहीं था। मुझे 4 लोगों को तलाश करना था। नीचे देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ, ऊपर जाके तलाश करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं स्टेयर्स पे चढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि जो कमरे हैं, इन कमरों की जो बैक साइड पे गैलरी है जो कि बहुत पतली सी है, जहाँ पे मुश्किल से एक बच्चा या एक आदमी जा सकता है, मैंने देखा कि मेरा एक कज़न मुझसे छुपने की कोशिश करते हुए उस गैलरी के रास्ते पीछे की तरफ जा रहा है। अब जब मैंने अपने इस कज़न को देखा तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको पकड़ता हूँ। लेकिन एकदम से ना जाने मेरे ध्यान में क्या आया, मैं ऊपर की तरफ चला गया। मैंने सोचा कि पहले बाकी जो ऊपर लोग मौजूद हैं या ऊपर जो कज़न छुपे हुए हैं उनको तलाश करूँगा और उसके बाद नीचे आके इस कज़न को पकड़ लूँगा। ये बताते हैं जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचा और पहले रूम में मैंने तलाश करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरा वही कज़न जो अभी ग्राउंड फ्लोर पे गैलरी के रास्ते पीछे की तरफ जा रहा था या मुझसे छुप रहा था, वो फर्स्ट फ्लोर के पहले कमरे में मौजूद है और मुझसे छुपा हुआ बैठा हुआ है। खैर मैंने उसको पकड़ लिया और जब मैंने उसको पकड़ा तो मैंने उससे पूछा कि अभी कुछ सेकंड्स पहले तुम नीचे गैलरी की बैक साइड पे जा रहे थे, अब तुम यहाँ पे कैसे आ गए? ये सुन के वो कहने लगा कि भाई मैं तो ऊपर ही आके छुपा हूँ, ना मैं नीचे छुपा था ना मैं गैलरी की बैक साइड पे गया था, मैं तो डायरेक्ट ऊपर आया था और इसी कमरे में आके छुपा था। ये सुन के मैं अजीब हैरानी के आलम में था। मैंने अपनी आंखों से देखा था मेरा यही कज़न गैलरी के रास्ते बैक साइड पे जा रहा था। ये बताते हैं कि खैर मैंने इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद बाकी जो मेरे कज़न्स थे, भाई वगैरह थे, उनको मैंने तलाश किया और तलाश करने के बाद अब मेरी बारी थी। मुझे और दीगर लोगों को छुपना था और हमारे कज़न को हम सबको तलाश करना था। बारी बारी सब अलग अलग जगहों पे छुप गए। मैंने डिसाइड किया कि मैं जो छत है वहाँ जाके छुप जाऊँगा। अब मेरा कज़न आहिस्ता आहिस्ता करके सबको तलाश कर रहा था। पहले उसने नीचे के फ्लोर का जायज़ा लिया। नीचे के फ्लोर का जायज़ा लेने के बाद वो ऊपर आया और ऊपर से फ्री होने के बाद जो हमारी मेन छत थी वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे ही मेरा कज़न छत के ऊपर आने लगा या ऊपर की तरफ बढ़ने लगा तो हमारी जो छत थी वहाँ पे एक पानी की टंकी मौजूद थी। वो जो पानी की टंकी थी, मैंने सोचा कि मैं उसके नीचे या उसके पीछे छुप जाता हूँ। और ये सोचते हुए जैसे ही मैं उस पानी की टंकी के नीचे गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी चीज़ से टकराया हूँ या कोई चीज़ है जो मेरे पीछे मौजूद है। अब जब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे मौजूद है तो मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ। छत पे इतनी लाइट मौजूद नहीं थी, हल्की हल्की चांद की रोशनी थी और सामने वाले घर से थोड़ी सी लाइट आ रही थी। बमुश्किल हिम्मत करके जब मैंने पीछे देखा तो मैंने देखा कि 2 लाल आंखें हैं जो टंकी के नीचे चमक रही हैं, जो मुझे देख रही हैं। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी की बड़ी बड़ी सी आंखें हैं और जिसकी भी आंखें हैं यकीनन ये कोई बच्चा नहीं है, कोई बड़ी उम्र का मर्द है या कोई बड़ी उम्र की औरत है जो मेरे पीछे टंकी के नीचे छुपी हुई है। जब मैंने ये चमकती हुई आंखें देखी तो जल्दी से मैं बाहर की तरफ भागा और चीखता हुआ नीचे की तरफ आया। जैसे ही मैं नीचे की तरफ आया तो मेरे घर वाले सारे के सारे मुझे देख के परेशान हो गए और परेशान होने के साथ साथ वो सारे एक साथ जमा हो गए। और जमा होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ है। ये बताते हैं कि हाँफते काँपते जैसे तैसे पूरा का पूरा वाक़या मैंने उनको बताया। और जब पूरा का पूरा वाक़या मैंने उनको बताया तो जो मेरे मामू थे, ख़ास तौर पे जो मेरे फादर थे, वो कहने लगे कि तुम्हारा वहम होगा, हो सकता है कोई बिल्ली हो या तुम्हें ऐसा लग रहा हो। और मेरे सामने मेरे मामू, मेरे फादर छत पे गए, जाके इन्होंने टंकी के नीचे चेक किया तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि जो वाक़यात थे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सिर्फ मेरे साथ हो रहे हैं, जबकि बैक एंड पे मेरे वालिद के साथ, मेरे मामू के साथ, इवन के मेरे कज़न्स के साथ भी इस तरह के वाक़यात थे जो होना शुरू हो चुके थे। लेकिन जितने भी लोग थे वो सब छुपाने की कोशिश कर रहे थे, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी नहीं चाहता था कि ये वाक़यात किसी को बताया जाए, क्योंकि अभी हमें ये घर लिए हुए कुछ दिन ही गुजरे थे और हमारे पास इतना फंड नहीं था या इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि हम अपना घर चेंज कर सकें। इसी तरह दिन गुजरते रहे, बहुत सारे वाक़यात और मामला पेश आते रहे। एक दिन मैं स्कूल गया हुआ था और जब मैं स्कूल से वापस आया तो जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुआ, मैंने देखा कि एक अजीब माहौल बना हुआ है। सारे के सारे घर वाले टीवी लाउंज के अंदर जमा हैं और सब ने हाथ में कुरान पाक के सिपारे लिए हुए और सारे के सारे लोग तिलावत कर रहे हैं।
جب میں نے یہ ماحول دیکھا تو میں پریشان ہو گیا. میں اپنی مدر کے پاس گیا, ان سے پوچھنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے. یہ سننے کے بعد جو میری مدر تھیں وہ کہنے لگیں کہ جاؤ وضو کر کے آؤ اور آ کے یہاں پہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے. یہ بتاتے ہیں کہ میں گیا, وضو کیا, آیا اور وہاں آ کے میں نے بھی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. ساتھ ہی میرا کزن بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے, تو وہ کہنے لگا شاید کوئی جنات یا اس طرح کی مخلوقات کا معاملہ ہے جو ماموں کے یا بابا کے ساتھ پیش آیا ہے اور وہ کسی کو بتا نہیں رہے. بس انہوں نے اتنا کہا ہے کہ روزانہ ہمیں اس ٹائم سے اس ٹائم تک تلاوت کرنی ہے اور یہ کام ہمیں 40 سے 41 دن تک کرنا ہے. یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سے جو ہمارے گھر والے تھے سب کے سب ایک ٹائم پہ بیٹھ جاتے تھے اور مسلسل تلاوت کیا کرتے تھے. آہستہ آہستہ کر کے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے آ رہے تھے. یہ جو واقعات تھے, یہ جو مخلوقات تھیں, وہ نظر آنا ختم ہو چکی تھیں. لیکن ہاں, ایک دن ایسا ہوا تھا کہ میری مدر کچن میں موجود تھیں اور کھانا بنا رہی تھیں. اتفاق سے ممانی, ماموں اور ان کے گھر والے سارے گئے ہوئے تھے اور ہمارے گھر میں اور میری مدر موجود تھے. میں اپنا ہوم ورک کر رہا تھا, میری مدر کچن میں کام کر رہی تھی کہ ایک دم سے میری مدر چیخیں, اور جیسے ہی میری مدر چیخیں تو میں ان کے پاس بھاگا, اور جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے. وہ شدید خوف کا شکار تھیں. میں نے جیسے تیسے ان کا ہاتھ پکڑا, ان کو لے کے باہر آیا, ان کو پانی دیا, تب جا کے ان کی حالت نارمل ہوئی. اور میرے بار بار پوچھنے کے باوجود وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھیں. خیر, جب میرے فادر گھر پہ آ گئے, میرے ماموں لوگ آ گئے, تو میری مدر نے بتایا کہ میں کچن میں کھڑی ہوئی کام کر رہی تھی. ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ گھر کی جو بیک سائڈ ہے وہاں پہ کوئی موجود ہے یا کوئی موو کر رہا ہے. پہلے میں اگنور کرنے لگی, لیکن کچھ دیر بعد باقاعدہ گنگنانے کی آواز آنے لگی اور ایسا لگنے لگا کہ کوئی بیک سائڈ پہ موجود ہے اور گانا گا رہا ہے. میں نے پھر اگنور کیا اور جو بھی مجھے آیت وغیرہ آتی تھی وہ میں نے پڑھنا شروع کی. اور جیسے ہی میں نے آیت پڑھنا شروع کی تو ایسا لگا کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے, اور نہ صرف ہاتھ رکھا ہے, ہاتھ رکھنے کے بعد مجھے کہا ہے کہ اس کو پڑھنا بند کرو. اور جیسے ہی اس نے کہا ہے تو میری چیخ نکل گئی. یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ بڑا اسٹرینج تھا, لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, لہٰذا ہم 41 دن تک مسلسل تلاوت کرتے رہے. اس کے بعد سے الحمدللہ جو بھی واقعات تھے وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئے. ایسا لگنے لگا جیسے ہمارے علاوہ اس گھر میں کبھی کوئی مخلوقات موجود ہی نہیں تھیں. ہم نے تقریباً 1 سے 2 سال تک اس گھر میں گزارے, اور آہستہ آہستہ کر کے ہم سب کے حالات بہتر ہوتے چلے گئے. اور اللہ کا شکر ہے آج ہم بھی, ہمارے ماموں بھی, ہم سب اپنے اپنے گھروں کے مالک ہیں. غید آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ احتشام صاحب نے بھیجی ہے, اور یہ 1970s کا ذکر کرتے ہیں. بیسیکلی اپنے گرینڈ فادرز کا ذکر کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو گرینڈ فادر تھے وہ ایک کسان تھے اور بہت زیادہ محنت کرتے تھے. پورا دن کھیتوں میں موجود رہتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی رات میں بھی کھیت میں آ کے کام کیا کرتے تھے. اسی دورانیے میں جو ہمارے گرینڈ فادر تھے ان کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں. اب پرانا دور تھا, پرانے لوگ تھے, ٹرانسپورٹیشن کا کوئی سلسلہ نہیں تھا, اور جو بھی تیاری کرنی تھی, جو بھی سامان لانا تھا, کہیں جانا تھا, کوئی بھی چیز خریدنی تھی, تو ہمارے گرینڈ فادر کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی, کیونکہ وہ بڑے بھائی تھے. سب کو ان سے بہت زیادہ امیدیں تھیں. لہٰذا ہمارے گرینڈ فادر پوری کوشش کرتے تھے کہ جتنا کھیت کا کام ہے وہ جلد از جلد نپٹا لیں, اور وہ نپٹانے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ شاپنگ کرنے یا شادی کے کارڈ بانٹنے, غرض کے جو بھی شادی کے کام ہیں وہ نپٹانے کی کوشش کریں. یہ بتاتے ہیں ایسے ہی 1-2 کام تھے جو نپٹانے تھے. ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دوپہر کے 3 یا 4 بجے تک یہ لوگ گاؤں سے نکل جائیں گے, اور دوسرے گاؤں میں یا جہاں بھی ان کو جانا ہے وہاں سے اپنے کام نپٹاتے ہوئے کوشش کریں گے کہ مغرب تک یا مغرب کے 1 گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جائیں. اب ان کا جو گاؤں تھا اس سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر دور دوسرا گاؤں تھا, اور اس سے مزید آگے جائیں تو ایک شہر شروع ہو جاتا تھا. ان کے گاؤں اور دوسرے گاؤں کے درمیان جو 4 کلومیٹر کا راستہ تھا وہ بہت سنسان تھا, بہت ویران تھا. وہاں پہ بہت بڑے بڑے میدان موجود تھے, اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا قبرستان بھی موجود تھا. ان لوگوں کی یہی کوشش تھی کہ جو بھی کام ہے وہ نپٹانے کے بعد مغرب سے پہلے پہلے اپنے گاؤں پہنچ جائیں. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ کام اس قدر بڑھتے چلے گئے کہ جب یہ لوگ دوسرے گاؤں سے نکلے تو تقریباً رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا. اب 1970 میں 71 میں تقریباً 50 سال پہلے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی کم لائٹنگ ہوگی, کتنا ویران راستہ ہوگا,
कितनी सुनसान सड़क होगी, कितने टूटे फूटे रोड होंगे, और जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ताल्लुक है तो वो तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं होगी। तो ऐसा ही था, ये लोग उस गांव से अपने गांव के लिए निकले। तकरीबन 4 किलोमीटर का रास्ता था और इनका ये ख्याल था कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर टहलते हुए, वॉक करते हुए अपने गांव पहुंच जाएंगे। खैर, जैसे ही ये आगे निकले तो एक छोटा सा हिस्सा था जहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद था। अब जैसे ही ये उस हिस्से में दाखिल हुए तो इन लोगों को एहसास होने लगा जैसे कि इनके जो कदम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके भारी होना शुरू हो चुके हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई बोझ है जो इनके कंधों पे मौजूद है, या कोई ताकत है जो इनके कंधों पे आ चुकी है और इनको चलने से रोक रही है या इनको मजबूर कर रही है कि आगे ना बढ़ सकें। पहले इनके ग्रैंडफादर को लगा कि शायद उनकी ये कैफियत हो रही है, लेकिन जब उन्होंने अपने भाई से पूछा तो उनके भाई ने भी ये कहा कि मेरे कंधों पे भी ऐसा लग रहा है कि कोई बोझ आ चुका है। खैर, ये गांव के लोग थे, बहादुर लोग थे, इतनी जल्दी डरने वाले नहीं थे। लिहाजा इन लोगों ने जो भी इनको आयत वगैरह आती थी वो पढ़ना शुरू की और वो पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता करके इन लोगों की जो कैफियत थी वो नॉर्मल होती चली गई और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल हो चुका है। उसके बाद जो ये आयत वगैरह पढ़ रहे थे वो इन्होंने पढ़ना बंद कर दिया था और ये अपने घर की तरफ या अपने गांव की तरफ गामजन थे। अब जैसे ही ये मज़ीद आगे निकले तो इनको ऐसा लगने लगा कि कोई है जो इनको मुसलसल फॉलो कर रहा है। पहले इनके ग्रैंडफादर को ऐसा लगा कि शायद इनको ऐसा लग रहा है, लेकिन जब इनके भाई ने भी कंफर्म किया कि कोई है जो हमारे पीछे चल रहा है तो इन दोनों ने मुड़ के देखा। और जब इन लोगों ने मुड़ के देखा तो इन्होंने देखा कि एक बच्चा है जो हार्डली 7 या 8 साल का है। मुश्किल से 3.5-4 फीट उसका कद है। उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसके जो पाँव हैं वो नंगे हैं, यानी उसके पाँव में कोई चप्पल वगैरह मौजूद नहीं है। और उसके साथ साथ उसके मुंह पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ज़ख्म मौजूद हैं या इसके मुंह से खून निकल रहा है। अब जब इन दोनों ने उसको देखा तो इन दोनों पे खौफ तारी हो गया। इन लोगों को अंदाज़ा हो गया कि कोई मखलूक है जो इनके पीछे लग गई है। लिहाजा दोबारा से इन लोगों ने आयत वगैरह पढ़ना शुरू की और आयत पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते चले गए। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनको ऐसा लग रहा था कि मुसलसल कोई इनके पीछे चल रहा है। इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ये लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, लिहाजा ये लोग आगे बढ़ते चले गए। और जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़ते चले गए, अब बाकायदा ऐसा लग रहा था कि कोई है जो पीछे ढोल लेके चल रहा है या ढोल बजा रहा है। इन लोगों ने उस आवाज़ को भी नज़रअंदाज किया और मज़ीद आगे बढ़ते चले गए। और जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी बारात है जो इनके पीछे चल रही है। कोई ढोल बजा रहा है, कोई डब बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, और साथ साथ ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इन बारातियों में मौजूद हैं जो मुसलसल गाने गा रहे हैं। अब क्योंकि ये दोनों डिसाइड कर चुके थे कि मुड़ के नहीं देखना है, अगर हमने मुड़ के देखा तो ये जो मखलूक़ात हैं, ये जो शैलावे हैं या शेप शिफ्टर्स हैं, ये हमें नुकसान पहुँचाएंगे। खैर, ये लोग मज़ीद आगे बढ़ते रहे। आहिस्ता आहिस्ता करके इनका गाँव नज़र आना शुरू हुआ और जैसे ही इनका गाँव नज़र आना शुरू हुआ तो पीछे जो आवाज़ें आ रही थी या जो भी बारात थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके थम गई। ऐसा लगने लगा कि जो भी पीछे थे वो सारे के सारे लौट चुके हैं या वापस जा चुके हैं। अब ये थोड़ा रिलैक्स हो गए, आगे बढ़ने लगे। ये मुतमईन थे कि अल्लाह का शुक्र है इन मखलूक़ात से या इन छलावों से हमारी जान छूटी। लेकिन जैसे जैसे ये गांव के करीब होते चले गए वैसे वैसे इन लोगों ने देखना शुरू किया कि सामने से एक बहुत लंबा सा आदमी है जो गांव की तरफ से चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा है। पहले तो यही समझे कि हो सकता है कि गांव का कोई बंदा हो, रात में कहीं जा रहा हो, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता चला गया तो इन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक थाल मौजूद है। और ना सिर्फ थाल मौजूद है, वो थाल लेके इनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है और इनको इशारा कर रहा है जैसे कि वो ये थाल इनको देना चाहता है। खैर, जैसे ही वो आदमी बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने थाल अपना इनके आगे बढ़ा दिया। इन लोगों ने उससे पूछा कि इसके अंदर क्या है। ये सुनने के बाद वो जो आदमी था उसने थाल आगे बढ़ाया और उसके ऊपर एक कपड़ा डला हुआ था, वो कपड़ा हटाया। और जैसे ही उसने कपड़ा हटाया तो इन लोगों ने देखा कि उस थाल के अंदर, एक प्याले के अंदर बहुत सारा खून रखा हुआ है, एक प्याले के अंदर शायद कलीजी रखी हुई है और एक और प्याला है उसके अंदर बहुत सारी हड्डियाँ रखी हुई हैं। और वो जो आदमी है वो मुसलसल इनको देख के मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि आज हमारे बेटे की शादी है, अपना मुंह मीठा कर लें। ये सुन के इनके जो ग्रैंडफादर थे और उनके भाई थे उन्होंने वहाँ से फ़ौरन से दौड़ लगाना शुरू कर दी। जो भी इनको आयत वगैरह आती थी ये मुसलसल पढ़ते रहे, जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने गांव पहुँचे।
اور جب یہ لوگ اپنے گاؤں پہنچے تو ان دونوں کو شدید بخار ہو چکا تھا. تقریباً 8 سے 10 دن تک یہ لوگ شدید بخار میں رہے. ان کی حالت خراب رہی. اس دورانیے میں جو قریبی امام صاحب تھے ان سے رابطہ کیا گیا. ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان پہ دم درود کروایا گیا, تب جا کے ان کی حالت نارمل ہوئی. تو گائز میں امید کرتا ہوں یہ جو اسٹوریز میں نے شیئر کی ہیں یہ ساری کی ساری اسٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو, مجھے, میری فیملی کو صحت دے, زندگی دے, سلامتی دے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.